स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज हम अम्ल क्षार एवं लवण का आगे का जो बचा हुआ पार्ट था वो पढ़ेंगे। तो हम 2 वीडियो इसका अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। सामान्य सूत्र यहां लिख दिए हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है तथा इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। इसे गर्म करेंगे जब हम तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। यहां पर हम लिख दिए हैं रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब हम ऊष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है यानी अपघटित हो जाता है। यह तनु अम्लों यानी आप जानते ही हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में ऐसे ही बता दे रहे हैं। सांद्र अम्ल उसे कहते हैं जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे सांद्र अम्ल, और किसी विलयन में जब अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। तो तनु अम्ल से जब ये अपक्रिया करता है तो लवण और जल और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। तो बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो इसके 2 विधियां हैं। पहला हेजन-क्लेवर विधि और दूसरा बैचमिन विधि। दोनों विधि में क्या करेंगे, दोनों विधि में शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। दोनों विधियों में क्या करेंगे, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस हम प्रवाहित करेंगे और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। जो आपस में क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं, तब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। ठीक। तो रासायनिक समीकरण, इसका रासायनिक समीकरण यहाँ पर हम लिख दिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी बुझा हुआ चूना है, उसमें अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो रहा है और साथ में जल का निर्माण हो रहा है। ठीक। उपयोग इसका कहाँ होता है, तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में जो सूती कपड़े होते हैं, लिनेन के कपड़े होते हैं, उनके में जो दाग धब्बे होते हैं उनको साफ करने के लिए, तथा कागज की फैक्ट्रियों में लकड़ी के मज्जे को साफ करके उनको सफ़ेद बनाया जाता है। सफ़ेद, जैसे आप रफ कॉपी लेते हैं तो रफ कॉपी उसमें क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से साफ नहीं किया जाता है। जो दूसरा कॉपी फेयर के लिए लिया जाता है तो वो साफ हो रहता है, तो उसी को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, रोगाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका बनाने की विधि जो यहाँ बताया हेजन-क्लेवर विधि, तो यहाँ हम बता दिए हैं। चित्र उतना अच्छा बना नहीं है लेकिन बता दिए हैं। तो इसमें देख लीजिए कि क्या करते हैं, तो शुष्क बुझा हुआ चूना, ऊपर से हापर रहता है, ये हापर है, तो हापर में हम शुष्क बुझा हुआ चूना डालेंगे यहाँ से, और ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ब्लेड लगे रहते हैं, ये सब ब्लेड हैं। जब शुष्क बुझा हुआ चूना ऊपर से हम डालेंगे तो ये आएगा, तो ये चलते रहते हैं ब्लेड, और ये क्या होते हैं, उसको तोड़ते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, कड़ों में टूट जाता है, और यहाँ से हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, नीचे से हम क्लोरीन गैस इसमें से प्रवाहित करेंगे, तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होगा, जो हम नीचे से निकाल लेते हैं। तो इस तरह होता है। उसी तरह बैचमैन विधि में भी होता है, उसमें भी ब्लेड लगा रहता है। तो आप देखते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं या तो खाने का सोडा कहते हैं। इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब खाने का सोडा है तो खाने के बाद में तो बाय बाय बोलते ही है ना, तो ये याद रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह जल में अल्प मात्रा में विलेय है। अल्प मात्रा मतलब कम विलेय है। इसे अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करेंगे तो यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित यानी टूट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो गया। जब हम लेके आते हैं बेकिंग पाउडर, उसको हम जब मिलाते हैं पूरी में, तो क्या होता है कि
हम जब तेल में उसको गर्म करेंगे बना करके, तो पूरियाँ जो होती हैं वो फूल जाती हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है और जल वाष्प बन के निकल जाता है। और बचा सोडियम कार्बोनेट, तो धीरे धीरे सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है तो पूरियाँ टाइट हो जाती हैं। तो ये है सोडियम कार्बोनेट। आगे देख लीजिए बनाने की विधि। तो सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जब सांद्र विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण उस विधि से भी कर सकते हैं, दूसरे विधि से। तो इसमें देख लीजिए, इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड, मूल क्या लेंगे, मूल पदार्थ सोडियम क्लोराइड को लेंगे और उसको हम करवाएंगे अब क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से और अमोनिया से। इन चारों का जब आपस में अब क्रिया होगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड हम यहां लिख दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड, और इसका नाम लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका उपयोग देख लीजिए, तो उपयोग इसका क्या करते हैं कि बेकिंग पाउडर को बनाने में, अब खाने वाला सोडा है तो खाने के लिए बनाया जाएगा ना, तो बेकिंग पाउडर बनाने में तथा अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र यानी जो आग बुझाया जाता है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। और अम्लनाशी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंटासिड, एंटासिड औषधि के रूप में करते हैं। एंटासिड जब हम खाते हैं कोई खाना तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें जलन महसूस होती है, हमारे आमाशय में क्या होते हैं, जलन महसूस होती है और अम्ल तरह के ऊपर आने लगते हैं, तो हम इसी एंटासिड का यूज करते हैं उसको खत्म करने के लिए। अम्लनाशी को यानी अम्ल को खत्म करने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए धावन सोडा या धोने का सोडा, इसमें क्या होता है, तो सूत्र यहां देख लीजिए, रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। यह रंगहीन होता है, गंधहीन भी होता है और यह क्रिस्टलीय एक ठोस होता है। इसे गर्म करेंगे जब हम तो सफेद रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। जब इसे हम गर्म करेंगे तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और इसकी बनाने की विधि, तो इसका निर्माण 2 चरणों में होता है। पहला चरण क्या है कि कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता से प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या करते हैं, पहला वाला है या दूसरा है। तो पहले चरण में देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा में हम कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता से प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होगा। दूसरे चरण में हम देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण यानी शुद्धिकरण जब करेंगे हम इसका तो धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा जल डालकर उसकी धुलाई कर देंगे। जब उसकी धुलाई करेंगे तो धावन सोडा का निर्माण होता है। तो इसका उपयोग, धावन सोडा का उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो इसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में प्रयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बना देता है धावन सोडा। और प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं हम। कागज तथा कपड़ा उद्योगों में इसका भी प्रयोग होता है, इसका ही। और बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कांच को, साबुन को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेंट और सुहागा को भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो बनाने की विधि इसका देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम कैसे पड़ा। तो पेरिस में जिप्सम ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। तो बनाने की विधि क्या होता है कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हम गर्म करेंगे तो ये जल के अणु त्याग देते हैं और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस सफ़ेद चूर्ण को अगर हम जल में फिर से मिलाएंगे तो जिप्सम का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ सूत्र देख लीजिए, रासायनिक सूत्र जिप्सम है। जिप्सम को 373 केल्विन पर अगर हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। उपयोग इसका उपयोग अधिकतर
दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, और टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इसे खिलौने बनाने के लिए और सजावट के जो सामान होते हैं उसको बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल सबसे पहले सॉरेनसन ने दिया था। सॉरेनसन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया था पीएच स्केल के बारे में। तो स्केल की तरह होता है यह, मतलब पटरी की तरह होता है। या क्या होता है, यहाँ अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, कई सूचक का मिश्रण होता है, और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ये इस प्रकार होता है, अगर हम किसी विलयन को इस पे डालेंगे तो यहाँ पर अगर रंग आ रहा है तो वो उदासीन होगा, यानी लवण रहेगा। लेकिन अगर किसी विलयन को इस पे डालने पर अगर इधर का रंग आ रहा है तो वो अम्लीय होगा, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि होगी। अगर इधर यानी 7 से कम हुई तो अम्ल होगा और हाइड्रोजन आयन की उसमें वृद्धि होगी, और इधर अगर होगा तो इधर क्षारीय होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी। यहाँ पर हम लिख दिए हैं पीएच का मान अगर 7 हुआ तो उदासीन हो जाएगा, यानी लवण का होगा, और पीएच का मान अगर 7 से कम हुआ तो अम्लीय विलयन होगा, और पीएच अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो क्षारीय विलयन होगा। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच मान अगर 4 हुआ तो क्या होगा, तो ये अम्लीय होगा क्योंकि 7 से कम है। अगर पीएच मान किसी का 8 है तो क्या होगा, ये क्षारीय होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, और वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो गया तो हमारे जो दांत होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी क्षय प्रारंभ शुरुआत होता है, खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। कुछ स्रोत यहाँ दिए हैं जिनमें किसमें अम्ल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और नेटल, चींटी के डंक और मधुमक्खी के डंक, इन तीनों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये नेटल एक पौधा है, तो पौधा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कहीं भी पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो देखोगे वहाँ पर इसमें क्या होता है कि कांटे की नुमा थोड़े थोड़े से इसमें डंक निकले रहते हैं। जब हम इसमें छू जाते हैं तो क्या होता है, हमें जलन और खुजलाहट महसूस होती है। तो इसी के बगल में एक पौधा और उगता है जिसका नाम डाक होता है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उस पौधे का नाम क्या है, तो नेटल के बगल में उगता है, उसे डाक कहते हैं। डाक जो क्या करते हैं, जब ये नेटल का डंक जब हमारे शरीर में चुभ जाता है और हमें मेथनोइक अम्ल से क्या हो जाता है, खुजलाहट और दर्द जलन सब होने लगता है, तो हम डाक के पौधे के क्या कहते हैं, पत्तियों को निचोड़ करके उसमें लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। या तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा का प्रयोग कर ले जाते हैं। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका प्रयोग हम उस डंक जहाँ लगता है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हम चींटी के डंक अगर लगा तो वहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं ये, और जहाँ मधुमक्खी का डंक लगा तो वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे जलन व दर्द सब खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।